कि 8 फिरंगी 9 गोरा और लड़े जाट के 2 छोरा। मतलब 8 फिरंगी हो गए, 9 गोरा, इन दोनों को मिला दो तो 2 लड़के भारी पड़ते थे इन पे जाटों के, राजा छत्रपति शिवाजी और महाराजा सूरजमल। दोनों की रणनीति जो युद्ध की थी वो एक जगह समानता थी उसमें कि दोनों ही गुरिल्ला युद्ध को महत्व देते थे। वीर गोकुला को पहले हाथ काट दिया, दूसरे दिन दूसरा हाथ काट दिया, इस तरह से 100 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था और उसे कहते थे कि इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन वीर गोकुला ने इस्लाम कबूल नहीं किया। लाल किले के पास में जब एकत्र थी औरंगजेब की और वो भी सेना थर थर कांप रही थी, जो वीर गोकुला सिंह की आंखों में जो विद्रोह की ज्वाला थी उससे वो इतने भयभीत हो गए थे। बंदूक चलाने पर गोली मिस हो जाए पर जवान से निकली हुई गोली वो गोली से घातक होती है। औरंगजेब, तेरी सल्तनत जितनी है उससे कहीं गुना मेरे शरीर में जो कतरा है खून का वो ज्यादा भारी है। भरतपुर में आज भी मिसाल है कि मस्जिद और लक्ष्मण जी का मंदिर दोनों साथ साथ है एक दीवार। राजा सूरजमल की मृत्यु कैसे हुई थी? पीछे से किसी मुगल सैनिक ने तलवार मार करके उनकी गर्दन काट दी थी। धन्यो पाखरिया वीर अड़ादी छाती और पीछे थे हुल दो हाथी। तो ये कहावत थी उस समय की। और एनकाउंटर दिखा दिया पुलिस ने, कैसा वो राजा मान सिंह जी तो कट्टा चला रहे थे। जिस आदमी पे 11 लाइसेंस ही हो वो आदमी कट्टा चलाएगा। उस दिन वो निहत्ते थे क्योंकि मुझे खूब मालूम है, मैंने उनका मुकदमा भी लड़ा है और उसमें आजीवन कारावास मैंने ही कराया था। हर महादेव शंभो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंटास्टिक टॉक्स। आज एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट में दुर्विजय सिंह भैया आए, जिनको भैया करके संबोधित किया जाता है। और पिछला पॉडकास्ट आपने देखा था सर का, बहुत अच्छा था, लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो आज इस पॉडकास्ट हम बात करने वाले हैं हमारे पूर्वज जिनकी छत्र छाया से आज हम जीवित हैं, हमारा साम्राज्य जीवित है। राजा वीर गोकुला जी महाराज, जो कि बताते हैं ब्रज के रहने वाले थे, औरंगजेब से बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। तो सर स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक। सर मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूं कि राजा गोकुला जी जो थे, जाट थे, वो कौन थे? राजा नहीं थे बल्कि ये एक किसान थे, जमींदार थे। और बाद में ये पीढ़ी पूरी राजाओं के रूप में रही है। वीर गोकुल सिंह जो है वो एक किसान थे और इन्होंने हमेशा हिंदुत्व के लिए, अपनी ब्रज की मातृभूमि के लिए हमेशा युद्ध करते रहे। वो औरंगजेब ने जब सत्ता संभाली और औरंगजेब ने एक फतवा जारी कर दिया कि हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं उनको सबको तोड़ दिया जाए और उसके साथ साथ हिंदुओं के जो जनेऊ हैं वो भी उतार लिए जाएं। तो ये फतवा जारी किया औरंगजेब ने और जजिया कर भी लगा दिया। तो इन सब चीज़ों को लेके एक विद्रोह हुआ, एक आग सुलगी और वो उसका नेतृत्व जो किया वो वीर गोकुल सिंह ने किया। गोकुला जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोकुला जी का जन्म जो है वो सिंसनी, एक अब तो खैर भरतपुर में पड़ता है, लेकिन जिस समय वो उस समय जब 1635 के आसपास की बात रही है तब जन्म हुआ है इनका। तो मथुरा और भरतपुर ये सब एक व्रत क्षेत्र हुआ करता था उस समय, वहाँ हुआ था। तिलपत में आकर के यहाँ इन्होंने अपनी जमींदारी शुरू कर दी थी। ये वीर गोकुला यहाँ पर थे, यहाँ से शुरुआत हुई वीर गोकुल सिंह की। औरंगजेब के खिलाफ गोकुला जी ने विद्रोह क्यों किया? अनाप शनाप टैक्स लगा देना। एक सिहोरा गांव पड़ता है जो वर्तमान में मथुरा में है, वहाँ मंदिरों में जाकर के जब औरंगजेब के जो उसने यहाँ अपना नियुक्त किया था सिपह सालार, उसको कहा गया कि सब जगह खंडित करिए और जनेऊ उतरवाइए। तो उन्होंने तिलक और जनेऊ उतरवाने का जो काम किया था वहाँ के पुजारी, ब्राह्मण्स, उन सबको लेकर के, तो उसको एक विद्रोह के रूप में गोकुला सिंह ने प्रारंभ किया और उन्होंने विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ। तो
लाखों की सेना लाल किले के पास में जब एकत्र थी औरंगजेब की, और वो भी सेना थर थर कांप रही थी, जो वीर गोकुला सिंह के आंखों में जो विद्रोह की ज्वाला थी, उससे वो इतने भयभीत हो गए थे कि लाखों की सेना उन 20,000 सैनिकों का, 20,000 सैनिक नहीं कहेंगे बल्कि किसानों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। तो ये था वीर गोकुला का अपना एक अदम्य साहस। गोकुला जी ने मुगलों के खिलाफ पहली लड़ाई कहाँ पर लड़ी थी? देखिए, गोकुल सिंह के पास अपना कोई ऐसा नहीं था कि कोई सेना हो या मतलब कोई एक तोप और रसाला हो, इस तरह का वो कुछ नहीं था, घोड़े हों, हाथी हों, ऐसा नहीं था। वो एक किसान थे और किसानों का नेतृत्व जरूर करते थे। उन्होंने सब किसानों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद कहा कि भाई, हिंदुत्व की रक्षा के लिए मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने ध्वज की रक्षा के लिए हम लोगों को एकत्रित होना चाहिए। और उस समय वीर गोकुल सिंह ने 20,000 किसानों को इकट्ठा किया और हथियार के नाम पर उनके पास केवल कुल्हाड़ी थी। और कुल्हाड़ी लेकर के उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, औरंगजेब ने जो अपना सिपहसालार भेजा था, वो भी थर थर कांप रहा था और वो उसकी तो मौत ही हो गई थी उस समय। वो मार दिया गया था, गोकुल सिंह ने ही मार दिया था उसे। 20,000 किसानों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। औरंगजेब डर की वजह से किले में छिप गया था। अच्छा, ये हालत थी, इतना भयभीत हो गया था। फिर उसके बाद अलग से सेना और आई, आने के बाद भी गोकुला सिंह को पकड़ा गया। औरंगजेब ने खुद उसका नेतृत्व किया और वीर गोकुल सिंह को पकड़ करके, और उन्होंने कहा कि भाई अब हम जो है क्या इसका अंत करेंगे। तो वीर गोकुल सिंह ने एक बात कही थी, बोले, औरंगजेब, तेरी सल्तनत जितनी है उससे कहीं गुना मेरे शरीर में जो कतरा है खून का वो ज़्यादा भारी है। तेरी सल्तनत उसके आगे कहीं नहीं टिक पाती और ना ही उसकी कोई हैसियत। ये जज्बा हुआ करता था उस समय ऐसे लोगों का, और उन्हीं में से वीर गोकुला सिंह थे। उसके बाद औरंगजेब ने सजा के रूप में उन्होंने कहा कि इसके शरीर में बड़े कतरे हैं खून के, एक एक टुकड़ा काटा जाए इसका और इसको मार दिया जाए। तो ये जो फुब्बारा चौक है, जहाँ कोतवाली है, ये सब आसपास, यहाँ पर ही मतलब वीर गोकुला को पहले हाथ काट दिया, दूसरे दिन दूसरा हाथ काट दिया, इस तरह से 100 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। और उसे कहते थे कि इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन वीर गोकुला ने इस्लाम कबूल नहीं किया। और एक नहीं, उन 20,000 लोगों में से जितने भी 20,000 पकड़े गए या 18 पकड़े गए, उन सबको कत्ल कर दिया गया था आगरा में लाकर। इतना बड़ा बलिदान दिया उन लोगों ने इस देश की रक्षा के लिए, इस ब्रजभूमि की रक्षा के लिए। सिनसिनी के रहने वाले थे और वही श्रृंखला चली आई। उसके बाद उनके बेटे थे राजा राम। राजा राम को उन क्षेत्र के किसानों ने इकट्ठा होकर के अपना एक नायक चुना, उसको पगड़ी बांधी और राजा राम ने फिर उसका विद्रोह की बागडोर अपने हाथ में ली। राजा राम के बाद चूड़ामण हुए। बदन सिंह जी के बेटे हुए सूरजमल। 9 पुत्रों में से सबसे ज्यादा चतुर, चालाक और बहादुर ये सूरजमल जी थे, जो उन्होंने बागडोर संभाली। 1707 में सूरजमल जी का जन्म हुआ था। गोकुला जी की मृत्यु कैसे हुई थी? जब औरंगजेब की सेना ने उनको बंदी बना लिया था, जंजीरों में जकड़ कर के लाया गया, और जब वीर गोकुला ने यह कहा कि तेरी सल्तनत मेरे खून के कतरे के बराबर नहीं है, तो और आक्रोशित हो गया था। और उसने कहा था कि इसके शरीर का एक एक अंग काट दो और इसे अब मतलब जो ये कहता है उसी तरह से कर दो। तो 100 टुकड़े किए गए थे वीर गोकुला के, ये फारा चौक पर। वीर गोकुला का जो बलिदान था वो 1 जनवरी 1670 था, और ये फारा चौक जो वर्तमान में आगरा में फारा चौक है, इस जगह पर वीर गोकुला के एक एक अंग को काटा गया था और 100 अंगों को काट करके 100 टुकड़े करके वीर गोकुला को मारा गया था। बहुत बड़ा ब्रज के लिए वो
हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक अपना बलिदान दे के गए थे। और वही नहीं, उनके साथ जो 20,000 सैनिक थे उनका भी बलिदान उनके साथ हुआ था, उनको भी कत्ल कर दिया गया था। राजा सूरजमल कौन थे? राजा सूरजमल भी सिंसनी के ही थे और वीर गोकुला इनके पूर्वज थे। महाराजा सूरजमल के पिताजी का नाम वदन सिंह था। वदन सिंह जी के 9 पुत्र थे। 9 पुत्र में से सूरजमल सबसे ज्यादा चतुर, बहादुर और निर्णय लेने वाले, बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति थे। इस वजह से राजा सूरजमल को ही गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया गया था और भरतपुर पर उन्होंने एक लंबे समय तक शासन किया था। उस समय भारत की राजनीति कैसी थी? भारत की राजनीति तो नहीं कहेंगे हम, छोटे छोटे जो राजा थे, अलग अलग स्टेट्स थी, वो राजाओं में आपस में अपनी खुद की अपनी इतनी वैमनस्यता थी कि वो एक दूसरे को नुकसान करने का काम करते थे। ये पानीपत का युद्ध हुआ, मराठाओं से हुआ, तो मराठाओं से जब अब्दाली का युद्ध हुआ था तो सूरजमल ने उस समय भी साथ दिया था। 30,000 सेना लेकर के गए थे, लेकिन सूरजमल की कुछ शर्तें थी। उन्होंने सलाह दी कि भाई किसानों की फसल को मत रौंदो, रानियों के डोले अपने साथ लेके मन जाओ, या मतलब जो है क्या, और लूटपाट न हो। तो उसको लेकर के आपस में थोड़ा सा विघटन हुआ। सूरजमल ने कहा कि अगर यही सब कुछ है तो दिल्ली केवल मुझे सुपुर्द कर दो, दिल्ली मेरी है। इस बात पर जब बात नहीं बनी तो सूरजमल अपनी सेना लेकर के वापस आ गए थे। मुगलों और अफगानों के खिलाफ उनकी रणनीति क्यों सफल मानी जाती है? देखिए, जब राजा बहादुर होता है, लड़ाई का उसके अंदर जज्बा होता है, जिस तरह से राणा सांगा के अंदर था, जैसा महाराणा प्रताप के अंदर था, सूरजमल भी अपने आप में एक बहादुर सैनिक के रूप में थे। और उनकी चातुर्यता इतनी मजबूत थी कि वो दोनों हाथ से तलवार चलाते थे, घोड़े पर बैठ करके, और दुश्मन का पार भी बचाते थे। ये एक कला थी सूरजमल में कि वो दोनों हाथों से तलवार चला सकते थे। किले पर, आगरा पर भी सूरजमल का अपना एक कहना चाहिए कब्जा रहा, एक लंबे समय तक यहाँ भी रहा। और भरतपुर में, आगरा किले में भरतपुर के राजा की एक हवेली है जो किले के अंदर है, जहाँ पहले फौज के क्षेत्र में था वो किला, जो खाली हो गया है वो, वहाँ आराम से आप देखेंगे तो जाके, तो वहाँ एक हवेली भरतपुर वालों की बनी हुई। अगर मराठे राजा सूरजमल की सलाह मान लेते तो क्या इतिहास बदल सकता था? देखिए, निसंदेह मराठा बहुत बहादुर थे और एक जज्बा था उनका अपने देश की रक्षा के लिए और उसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपस में अड़ियलपन का जो रवैया होता है ना, वो नुकसान करता है। सूरजमल ने सलाह दी थी कि आप मतलब रानियों के डोले साथ लेके बन चलो, किसानों की फसलों को मत रौंदो, किसान हमारे खिलाफ हो जाएगा, हमें सहयोग नहीं करेगा। तो इस तरह की कुछ सलाह थी। लूट मत करो, क्योंकि जनता की लूट होगी तो मतलब जनता बगावत करेगी। वो सलाह दी थी सूरजमल ने, और सूरजमल की बात को शायद उस समय नहीं माना गया। तो सूरजमल अपनी सेना लेकर के वापस भरतपुर आ गए थे। और जिस समय फिर मराठाओं तीसरे युद्ध में जो परिणाम हुआ, वो मराठा जब हारे और 1-2 भाई इनके मारे भी गए, वहाँ सदाशिव जब लौट के आए तो घायल अवस्था में थे। भरतपुर में आके उन्होंने शरण ली और यहाँ उन्होंने मतलब एक मेहमान नवाजी उनकी जो हुई, सूरजमल ने बेहतरीन तरीके से किया। उस समय का 1 करोड़ से ऊपर रुपया खर्च किया गया था उनकी सेना और उसके ऊपर। और रानियों के डोले सेना को सुरक्षित पहुंचाया मराठा। बहुत सारे सैनिक आज भी भरतपुर के मराठा में वहीं बस गए महाराष्ट्र में, और आज भी वहाँ रहते हैं, और उन्होंने अपना सब कुछ बदल लिया है। तो ये हुआ। और मतलब उस समय का जब उनके सेनापति ने खुद कहा कि ये जाट प्लेटो है, अफलातून है। तो ये खिताब वहीं से मिला था कि सूरजमल जाट प्लेटो। मेरा अलेक्जेंडर को जाट मतलब प्लेटो कहा गया था। तो इस तरह का खिताब जो है क्या इतिहासकारों ने दिया कि जाट प्लेटो है। सूरजमल एक बहादुर थे और उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए उस ध्वज को जो गोकुला ने शुरू किया था,
वो निरंतर उसकी रक्षा के लिए उस ध्वज को फहराते हुए हिंदुओं के लिए काम करते रहे, हिंदुत्व के लिए काम करते रहे। लेकिन एक चीज और थी कि सूरजमल ने हमेशा, अगर मुस्लिम सही काम कर रहा है तो ऐसी बात नहीं है कि वो मुस्लिम के विरोधी थे, विरोधी नहीं थे। वो देश के प्रति, जो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, वो उसके प्रति भी मतलब एक सद्भावना का भाव रखते थे। उन्होंने कभी मतलब ये वो नहीं किया कि नहीं होना चाहिए। भरतपुर में आज भी मिसाल है कि मस्जिद और लक्ष्मण जी का मंदिर दोनों साथ साथ हैं, एक दीवार। तो कहीं ना कहीं भरतपुर का ये नहीं रहा। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर थी, जितना यहाँ से आगरा किले से वो झूला ले गए थे उठा करके, वो आज भी भरतपुर में रखा है, डीके किले में रखा है। नूरजहां का झूला जो है वो डीके किले में रखा है आज भी। दिल्ली से फाटक उतार के ले आए थे, जो आज भी भरतपुर में लगा हुआ। वो जवाहर सिंह ने किया था, वो इनके बेटे थे। ये इतिहास बनाया इन लोगों ने। इतिहास इसलिए नहीं बनाया कि हमारा इतिहास में नाम लिखा जाए, उन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया और फिर उससे इतिहास बना। राजा सूरजमल जी से उनके दुश्मन इतने क्यों डरते थे? वो राजा सूरजमल की कुशल रणनीति, बहादुरी, उनकी सेना का समर्पण सूरजमल के प्रति, और दुश्मन के लिए काल उम्र करके जिस तरह से जाते थे, इस वजह से दुश्मन घबराता था। अब्दाली ने एक पत्र लिखा कि मैं आपके तीनों दुर्ग मुझे चाहिए, डी कुमेर, भरतपुर चाहिए, और रानी किशोरी का डोला चाहिए। सूरजमल की पत्नी का नाम रानी किशोरी था। तो उन्होंने एक कूटनीति का पत्र लिखा अब्दाली को। उन्होंने कहा, आप इतने बड़े बादशाह जो विश्व विजेता बनने का ख्वाब देख करके पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हो और जीतते हुए आ रहे हो, आपने मेरे को ये पत्र लिख करके रानी किशोरी का डोला देने की बात कही है। निसंदेह मैं आपकी अगर इस बात पर समझौता भी करूं तो मेरे राज्य की सेना, मेरे राज्य की जनता मुझे इसके लिए परमिट नहीं करेगी, मुझे सहयोग नहीं करेगी। मैं अपनी सेना के साथ हूं, अपनी जनता के साथ हूं, जो वो निर्णय लेगी मैं उसके लिए काम करूंगा। तो इस वजह से ऐसा नहीं था कि वो आदेश कर रहे हैं कि साहब हमारी बात मानी जाए। वो जनता के सहयोग से, उनकी आम राय से निर्णय लिया करते थे। ये सूरजमल जी का अपना एक तरीका था। कहा जाता है कि राजा सूरजमल जी बहुत बुद्धिमानी और आगे की सोच वाले व्यक्ति थे। महाराज सूरजमल में इतना बुद्धिमत्ता थी कि घोड़े पर बैठ करके दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए दुश्मन पर वार करना, दुश्मन के वार को बचाना और आगे की रूपरेखा साथ के साथ तैयार करना, ये हर एक के बस का रोग नहीं है। ये सूरजमल में ही था और जो वो करते थे, इस वजह से सूरजमल को बहादुर भी माना जाता है और उनको बुद्धिमत्ता भी उनके अंदर मानी जाती है। इस वजह से मतलब इतिहासकारों ने उनको बुद्धिमान भी लिखा। युद्ध तो भरतपुर वाले लड़ते रहे, मुगलों से हुआ, अंग्रेजों से हुआ। अंग्रेजों से भी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। अंग्रेज भी नहीं जीत पाया, मुगल भी कभी नहीं जीत पाया भरतपुर को। अच्छा, भरतपुर किसी का गुलाम नहीं रहा है? ना, कभी नहीं रहा। इस वजह से जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय भरतपुर का जो हनुमान जी का ध्वज है वो इनका राजकीय ध्वज है, खुद का स्टेट ध्वज। तो उन्होंने कहा ये ध्वज नहीं उतरेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो उस समय फिर आपसी समझौते से ये हुआ कि हनुमान जी का ध्वज भी रहेगा, स्टेट का ध्वज भी रहेगा आपका, और तिरंगा भी रहेगा। उन्होंने यही कहा था कि हम कभी गुलामी नहीं हुए तो आजाद काहे गए? आजाद तो हम बहुत पहले से थे, अब से थोड़ा ही। ये किला, ये जयपुर हाउस में एक पंचमहला बना हुआ था यार। 5 मंजिल की बिल्डिंग थी, उसे पंचमहल कहते थे। सभी राजाओं की अपनी अपनी स्टेट हुआ करती थी। स्टेट के मतलब वो आवास हुआ करते थे। जब भी कभी वो होती थी मीटिंग वगैरह, तो वो सब अपने अपने उसमें
आवासों में ठहरते थे। भरतपुर भी इसी तरह से था, तो भरतपुर का ये भरतपुर आसो बना हुआ था। तो ये सोच था कि हमारा जो हनुमान जी का ध्वज है, स्टेट का जो ध्वज है, वो लाल किले पर फहराने वाले ध्वज से, जिसमें अंग्रेज रहता था, उससे ऊपर रहना चाहिए। इस वजह से वो 5 मंजिल का बनाया गया था कि हनुमान जी का ध्वज उनका उस ध्वज से ऊपर रहना चाहिए, अंग्रेजों के ध्वज से ऊपर रहना चाहिए। ये एक सोच था, एक बुद्धिमत्ता थी, एक अपनी जनता के लिए एक संदेश था कि हम न गुलाम थे न हैं, और आज भी हमारा ध्वज इनसे ऊपर है। ये था उनका। लाल किले में जनरल लेक रहा करता था यहाँ। उससे पहले मतलब उन्होंने भरतपुर पर जो हमला किया, क्योंकि अंग्रेज ने एक बार नहीं कई बार आक्रमण किए, और लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि हमेशा उन्होंने मुंह की खाई। उनके 3000 सैनिक मारे गए, उनके बहुत सारे फौजी अफसर मारे गए, तो उन्हें पीछे हटना पड़ा और लेक वहाँ से वापस आ गए। ये हुआ। अंग्रेज भरतपुर को जीत नहीं पाया। वो चाहता था कि अंग्रेज किसी तरह से उस पर कब्जा कर ले, लेकिन नहीं कर पाया था। एक रूपबास के पास में एक गांव पड़ता है, वहाँ के करण सिंह माणापुरा गांव है, करण सिंह माणापुरिया हुआ करते थे। तो इतनी ताकत थी उस आदमी में कि एक हाथ से फाटक का एक हिस्सा उसने पकड़ रखा था, और खुले हिस्से में खुद खड़ा था तलवार लेकर के। तेगा जो चला रहा था वो अंग्रेज घुस नहीं पाते थे उसके मारे। ये था। तो वो उसकी धोती खुल गई, और बुर्ज से जब राजा ने देखा तो वो शर्म के मारे कहने लगे, भाई ये क्या है, सब मैं नंगा हो गया यहाँ। तो 10-12 अंग्रेज जितने भी उसके जेट में आए या जिनको वो धक्का दे के खाई में कूद गया था वो करण सिंह माणापुरा। 10 धड़ी का तेगा आज भी म्यूजियम में रखा है भरतपुर में। 10 धड़ी का तेगा लगा लीजिए कि 10 धड़ी का तेगा जो व्यक्ति चलाता होगा, कितनी ताकत होगी उसके अंदर, कितना बड़ा शरीर होगा। जैसे आपने बात की कि भरतपुर कभी गुलाम नहीं था जी, तो जब अंग्रेज भी आए तब भी गुलाम नहीं रहा, पर अंग्रेज आज हमारे पास क्या छोड़ गए कि जिससे हम गुलाम हो चुके हैं? अंग्रेज ने सबसे पहला काम यह किया, जब अंग्रेज यहाँ आया तो उसने इन सबसे पहले तो धीरे धीरे करके राजाओं में आपस में विघटन पैदा किया, एक दूसरे को लड़ाने का काम किया, और धीरे धीरे संपत्ति खरीदना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे एंट्री मिली थी इनको, और उन्होंने जो है क्या बहुत सारी ज़मीनें खरीद ली। तो अंग्रेज ने उस तरह से कब्जा किया। फिर उसके बाद कुछ लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया, रियासतों को तोड़ना शुरू कर दिया। तो ये रहा। और अंग्रेज ने फिर उसके बाद रेल बिछाई, अंग्रेज ने जहाज़ दिया, बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज ने की। सड़कों की जहाँ तक बात करें तो ऐसी बात नहीं है, सिरसा सूरी के समय में सड़क बनी थी। जो कलकत्ता और दिल्ली वाली जो रोड है वो सिरसा सूरी के समय में बनाई गई थी। तो अंग्रेज ने सड़कें तो बनाई, रेल बनाई, जहाज चलाया, सब कुछ किया, लेकिन अंग्रेज सबसे बड़ी चीज जो दे के गया हमारे देश में, वो आपस में वैमनस्यता दे के गया, एक दूसरे भिड़ा करके, एक दूसरे के खिलाफ बगावत करा करके और लड़ाने का काम किया। ये अंग्रेज दे के गया था, जो फूट आज भी है। आज भी हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाते, ये नहीं तो राजपूत और हम अलग नहीं है। अगर राजा अनंगपाल तोमर की बात करें तो राजा अनंगपाल तोमर जो है क्या वो दिल्ली पर एक लंबे समय तक शासन रहा। अगर मथुरा के बहुत सारे गोत्र जाटों के ऐसे हैं जो तोमर है, राजा अनंगपाल से जुड़े हैं। पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान आज ये चाहरवाटी में बहुत सारे चाहर जो हैं, जो जाट हैं, वो चौहान लिखते हैं। तो है क्या कि वो विघटन जो हुआ, वो जातिगत वैमनस्यता पैदा कर दी गई, वो अंग्रेज दे के गया था। अंग्रेजों से जब युद्ध हुआ था तो उस समय हर व्यक्ति उस समय वो सोच रहा था कि हमारा अस्तित्व तो खतरे में नहीं आना चाहिए, हम उसके लिए लड़ेंगे। महिलाएं टीका कर करके भेजती थी कि तुम्हें जाना है, और किसान जो हसिया और फावड़ा और कुल्हाड़ी चलाता था अपने खेतों पर, वो जो है क्या उसका प्रयोग युद्ध में कर रहा था। इस वजह से कोई जज्बा था कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है, हमें अपने मतलब जो है क्या हिंदुत्व की रक्षा करनी है। तो अंग्रेज से जब युद्ध हो रहा था
तो एक कहावत उस समय बड़ी चरितार्थ हुई थी कि 8 फिरंगी 9 गोरा और लड़े जाट के 2 छोरा। मतलब 8 फिरंगी हो गए, 9 गोरा, इन दोनों को मिला दो तो 2 लड़के भारी पड़ते थे इन पे जाटों के। उस समय ये स्थिति थी अंग्रेजों के खिलाफ। इतना जज्बा था लोगों में कि 2-2 लड़के जो है क्या 17-17, 18-18 लोगों को मार लेते थे। लोहागढ़ बोलते हैं भरतपुर को। भरतपुर को जब बनाया गया था तो उसकी कहना चाहिए डिजाइन गजब, उसको 3 उसमें बांटा गया था। सबसे पहले एक खाई बनाई गई थी उसमें चारों तरफ, जिसमें पानी भरा रहता था और मगरमच्छ और ये सब चीजें ऐसी जो कोई भी पार नहीं कर पाता था। और उसके बाहर मिट्टी का बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी और उसके अंदर फिर किले की दीवार बनाई गई थी। उसका सोच ये था, ये डिजाइन जो किया गया था वो इस वजह से किया गया था कि बाहर से अगर तोप चलाई जाती, तोप का गोला चलता था, तो तोप का गोला किले तक अंदर नहीं पहुंच पाता था। सबसे पहले उसे मिट्टी की दीवार से टकराना पड़ता था और गोला जो है क्या बेकार हो जाता था, ठंडा हो जाता था, वो डैमेज नहीं कर पाता था किसी को। ये एक डिजाइन थी भरतपुर की, ये बनाया गया था उस तरह से। आज भी उसके अवशेष हैं। आप देखेंगे जा करके तो आपको खाई भी मिलेगी। और तोपों के नाम तड़क बिजरी, गर्भगिरानी, इस तरह की तोपें हैं जो आज भी तोप जो है क्या चौराहों पर रखी हुई हैं, शोभा बढ़ा रही हैं भरतपुर स्टेट की। उसके गोले को बर्दाश्त नहीं कर पाता था अंग्रेज। राजा सूरजमल और छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति में क्या समानता थी? देखिए, राजा छत्रपति शिवाजी और महाराजा सूरजमल दोनों की रणनीति जो युद्ध की थी वो एक जगह समानता थी उसमें कि दोनों ही गुरिल्ला युद्ध को महत्व देते थे कि गुरिल्ला युद्ध किया जाए। और गुरिल्ला युद्ध का तरीका ये होता है कि सेना छुपी हुई है और दुश्मन की सेना आ रही है और अटैक कर दिया। इस तरह से गुरिल्ला युद्ध को महत्व देते थे क्योंकि जिस पर सेना कम होती है, सीमित साधन होते हैं, वो गुरिल्ला युद्ध लड़ने का काम करता है। और छत्रपति शिवाजी और महाराजा सूरजमल ये गुरिल्ला युद्ध करते थे। राजा छत्रपति शिवाजी को किले में रखा गया था यहाँ, लेकिन यहाँ भी उस समय मुगलिया सल्तनत उनको रोक नहीं पाई थी और वो यहाँ से फरार हो गए थे, निकल गए थे इनको चकमा दे करके। तो एक साहस की बात होती है, इन लोगों में साहस था। राजा शिवाजी महान है, उनका नाम आज महान है, देश में महान है। महाराजा सूरजमल को ब्रज में सबसे बड़ा अपना ये अब इष्ट मानते हैं, एक वो मानते हैं। मतलब यहाँ तक स्थिति यह है कि महाराजा सूरजमल के भरतपुर स्टेट में सबको स्वतंत्रता थी कि जो भी हथियार चलाना सीखना चाहता है, तलवार चलाना से निःशुल्क प्रशिक्षण होता था उनका, और उनको बंदूक चलाना, तोप चलाना, तलवार चलाना सबको प्रशिक्षित किया जाता था। और ये अब तक चला है। राजा सूरजमल की मृत्यु कैसे हुई थी? महाराज सूरजमल हिंडन नदी के किनारे जब युद्ध हो रहा था तो हिंडन नदी के किनारे वहाँ शाम जब युद्ध थम जाता है, रोक दिया जाता है, जो नियम है जिस तरह से बहुत पहले से चले आ रहे हैं, तो उस समय सूरजमल महाराज घूम रहे थे। पीछे से किसी मुगल सैनिक ने तलवार मार करके उनकी गर्दन काट दी थी। उस समय सैनिक कोई नहीं था उनके साथ, अकेले घूम रहे थे। तो ऐसे करके उनका बलिदान हुआ था वहाँ हिंडन नदी के किनारे। जब उनकी मृत्यु हुई तो भरतपुर राज्य पर क्या असर पड़ा? जब उनकी मृत्यु हुई तो भरतपुर का हर व्यक्ति, चाहे वो सैनिक था अथवा नहीं, उसके अंदर एक आक्रोश पैदा हुआ। और महाराज जवाहर सिंह, जो बाद में सूरजमल जी के बाद उन्हें राजा बनाया गया, तो महाराज जवाहर सिंह 12 वर्ष की उम्र थी मुश्किल से, बुर्ज पर खड़े होकर के किले के और दांतोन कर रहे थे। और दांतोन करते करते उन्होंने दिल्ली की तरफ देखा और दांतोन फाड़ करके बीच में से वो दिल्ली की तरफ जब फेंकी और मूंछ फताव दिया। 12 वर्ष की उम्र में क्या मूंछ होंगी, लेकिन मतलब मूंछ फताव दिया तो वहाँ सफाई कर्मचारी थी जो महिला, वो झाड़ रही थी चौक को, तो उसने देख लिया महाराज को कि इनके तेवर क्या है। तो उन्होंने जा कर के पूरे शहर में
भरतपुर स्टेट में जगह जगह जहाँ हो सकता है उसने हल्ला मचा दिया कि महाराज दिल्ली फतेह करे, दिल्ली पर अटैक करेंगे, महाराज दिल्ली फतेह करने जाएंगे। जबकि किसी ने कहीं कोई वो मतलब जो है क्या अधिकृत वो नहीं था, सूचना नहीं थी किसी को, केवल वो वाल्मीकि महिला थी। महाराज को जब पता चला तो महाराज ने कहा कि अच्छा ये वाली बात है, सेना वेना सब तैयार हो गई। उसके बाद महाराज को जब सूचना मिली तो महाराज ने कहा कि किसने कहा, तो जब वो पहुंचा चेन घूमती गई तो लास्ट में वो महिला की बात आई तो महिला को बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि बताओ तुमने कैसे जाना कि हम दिल्ली फतेह करेंगे, हमने तो कहा नहीं आपको। कह नहीं आपने नहीं कहा महाराज, लेकिन महाराज मैं जानती हूँ कि आप मुझे मरवा सकते हो, मैं जानती हूँ कि आप मुझे तोप से भी उड़वा सकते हो, लेकिन जो मैंने आपके तेवर देखे थे, जो मैं आपकी आंखों में बदले की भावना देख रही थी, उससे मैंने कह दिया था कि महाराज दिल्ली फतेह करेंगे, दिल्ली पे अटैक करेंगे महाराज। तो उस बात को महाराज ने नजरअंदाज नहीं किया, उस महिला की बात पर ही दिल्ली पर अटैक कर दिया था महाराज जवाहर सिंह ने। और ये जो किला पे या वहाँ का दिल्ली के जो किले का फाटक है जो आज की तारीख में भरतपुर में लगा हुआ है, वो वहाँ से उतार के लाए थे, वो वहाँ से उखाड़ के लाए थे। पाखरिया इनके मामा हुआ करते थे, तो पाखरिया ने कहा कि महाराज ये फाटक नहीं टूटेगा, क्योंकि बड़े बड़े कीले लगे हुए थे उसमें। तो उन्होंने कहा ये फाटक टूटेगा नहीं ऐसे, ये बलिदान मांग रहा है। तो उन्हें बलिदान मांग रहा है, तो अब देखिए जज्बा होता है, नहीं तो गद्दे भी लगाए जा सकते थे, कुछ और भी लगाया जा सकता था, मोटी चद्दर लगाई जा सकती थी, तब हाथी उसमें टक्कर मारता, लेकिन नहीं, पाखरिया ने अपनी छाती लगा दी उससे। कितना बड़ा बलिदान हुआ, पाखरिया ने छाती लगा दी, कहले महाराज हाथी, तो हाथी पीछे से टक्कर मारी है, वो उन बड़े बड़े जो कीले थे उनमें घुस गए और फाटक टूट गया। तो इस वजह से वहाँ कहावत थी एक कि धन्यो पाखरिया वीर अड़ा दी छाती और पीछे थे होल दो हाथी। तो ये कहावत थी उस समय की, जगह जगह उसको लोग गाते थे उसको। ये हुआ, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, एक ने नहीं। इस ब्रज में जहाँ हम बैठे हैं ये भी ब्रज है, यहाँ के हर व्यक्ति ने बलिदान दिया है यहाँ की पवित्र भूमि को बचाने के लिए, ब्रज की भूमि को बचाने के लिए, यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए और हिंदुत्व की रक्षा के लिए। आज के युवाओं को राजा सूरजमल जी से क्या सीखना चाहिए? एकाग्रता, बहादुरी। एकाग्रता अगर आपके अंदर नहीं है तो कितने भी बड़े बहादुर हैं आप युद्ध नहीं जीत सकते, या आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं होगी। एकाग्रता होनी चाहिए। दो हाथ से तलवार चला रहे हैं, दुश्मन का बार बचा रहे हैं, दुश्मन पर वार भी कर रहे हैं, और आगे की दिमाग में रणनीति भी तैयार कर रहे हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो ये एकाग्रता थी। आज के लोगों को सोचना चाहिए अपने देश के लिए, चाहे कितना भी इस बड़ा स्वार्थ आड़े आ रहा हो, चाहे कितना भी हमारी मतलब पूर्ति हो रही हो, लेकिन हमें उसे ठोकर मारनी चाहिए। अगर युवा आज ये सोच लेगा कि मुझे देश के लिए काम करना है, देश के लिए लड़ना है, देश की इज्जत को बचाना है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भारत देश जैसा पहले था, सोने की चिड़िया बोला जाता था, आज भी उससे कम नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में बहुत सारी साइंटिस्ट जो है क्या इस पर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें मजबूत होना चाहिए, और युवा खासकर मजबूत होता है तभी देश मजबूत होता है। इतिहास का सबसे चतुर राजा कौन थे? देखिए, जो महाराजा सूरजमल युग था उस समय महाराजा सूरजमल ही एक ऐसे चतुर व्यक्तित्व थे, चतुर राजा थे। वो हर रणनीति को अपनाते थे और अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना लेते थे। इस वजह से उनको बहुत चतुर राजा माना गया है। और इससे पहले अगर बात करते हैं तो राणा सांगा भी कोई चतुर कम नहीं थे साहब। 84 घाव खाने के बाद भी मतलब वो जो आदमी लड़ता रहा हो। राणा प्रताप ने किसी तरह से, महाराणा प्रताप जी ने कभी संधि नहीं की। महाराणा प्रताप भी अपने आप में एक जज्बाती और चतुर भी थे। महाराज शिवाजी के बारे में भी बात करें तो वो क्या चतुर कम थे?
कि मुगलों को धता बता करके और किले से निकल गए थे, जबकि इतने तालों के अंदर बंद थे। तो ये चतुरता थी उनके अंदर, वो चतुर थे। एक बात और कहना चाह रहा हूं, महाराजा सूरजमल ने भी 80 युद्ध लड़े थे। सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े थे, महाराज सूरजमल जी ने, और एक भी युद्ध हारे नहीं थे। ये उनकी चतुरता, उनकी बहादुरी और उनकी विवेकता थी। दिल्ली बसाई थी, ये पांडवों ने बसाई थी जी। और अभी तक सब जगह के नाम चेंज हो गए हैं, पर दिल्ली का नाम चेंज नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, दिल्ली के बारे में मेरा कहना यह है क्योंकि पूरे देश के अलग अलग प्रांतों से उसकी संस्कृति भी जुड़ी है दिल्ली के साथ। इस वजह से शायद अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो इंद्रप्रस्थ जो नाम आता है वो कायदे में पहले इंद्रप्रस्थ ही था। और किसी समय देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने इस क्षेत्र के बहुत सारे बिरादरी के लोगों को, यादव है, गुजर है, जाट है ना, राजपूत हैं, इन लोगों से कहा कि आपस में आप अगर रोटी बेटी का संबंध शुरू करेंगे तो एक बहुत मजबूती मिलेगी इस देश को। लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, कारण रहे होंगे, उनकी मृत्यु हो गई फिर उसके बाद। तो दिल्ली का तो नाम अगर बदले तो मेरे ख्याल से जनता में खुशी होगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि दिल्ली का नाम बदला जाए। लेकिन राजनीतिक कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कि निर्णय नहीं हो पाते। हालांकि आपके योगी जी जो है, अगर उनके हाथ में होता तो वो 2 मिनट बदलते थे क्योंकि उनमें एक डिसीजन लेने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, और उसका कारण है कि उनके पीछे कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है। वो निर्णय लेते हैं तो जनता के हित के लिए लेते हैं, प्रदेश के हित के लिए लेते हैं। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। सपा के एक नेता हैं राजकुमार भाटी जी, उन्होंने एक ब्राह्मणों को लेके एक ऐसा बयान बोला कि ब्राह्मण भलाना वेश्या, तो क्या ऐसा फिर वो उसके ऊपर से माफी मांग रहे हैं? क्या इस मतलब ऐसा व्यक्ति को करना चाहिए? देखिए, इस पर मेरी बहुत छोटी सी टिप्पणी है। मैं ये मानता हूँ कि जो जिह्वा से शब्द निकलते हैं वही सामने वाले के दिल पर राज करते हैं। चेहरा तो कुछ पता नहीं इसका, एक हादसे में चेहरा खराब हो जाता है। अभी मैं जा रहा हूँ, स्कूटर रपट गया और मेरा चेहरा छिल गया तो चेहरा खराब हो गया। लेकिन जो शब्द निकलते हैं जीभ से, जिह्वा से जो शब्द निकलते हैं, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी योग्यता को उजागर करते हैं। तो जो उन्होंने, क्योंकि ब्राह्मण एक अग्रणी समाज है जो समाज को दिशा देता है, तो उसके बारे में इस तरह से कहना अच्छी बात नहीं है, नहीं कहना चाहिए। भाटी जी को अगर कोई बात थी, वो भावुकता में कह गए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि भाषण दे रहे थे और भाषण में शायद आदमी भावुक हो जाता है, तो इस तरह से भाटी जी कह गए होंगे। और व्यक्ति को पर ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिसके लिए उसे माफी मांगनी पड़े। नहीं, जैसे क्या कहते हैं, उन्होंने एक ये माफी मांगी जी, और आई थिंक मेरे को जो लगता है कि हमारे शब्दों पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम किसी हास्य रस में भी बैठे हों तो हमारी जुबान से, जैसे आपने बोला कि हो सकता है कि बंदूक की गोली से, बंदूक चलाने पर गोली मिस हो जाए, पर जवान से निकली हुई बोली वो गोली से घातक होती है। फिर उसके बाद हम माफ़ी मांगे चाहे कुछ भी होगा, क्योंकि आपकी इज्जत, आपकी इमेज लोगों में वही रहेगी जो आप फिर हो चुके हैं। मैं कभी कभी अपने यहाँ चैम्बर पे, दीवानी कचहरी में बैठ के लोगों को रोक भी देता हूँ। कभी क्लाइंट आता है, वो गुस्से में कहता है ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैंने रोक। जीभ जो है, जिह्वा जो है, वो इसमें हड्डी नहीं होती, बहुत लचीली होती है, लेकिन शरीर की सारी हड्डियां तोड़वा सकती है। ये ऐसे वचन बोल देती है। इस वजह से हमेशा संयत रहना चाहिए व्यक्ति को, अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके बीच में कि भाटी जी ने अगर ये स्वीकार कर लिया कि मुझसे गलती हुई है, तो ब्राह्मण समाज को उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। यहाँ लाल किले पर कब्जा कर लिया गया था और इसे जीत लिया गया था, तो
जो गुरु थे भरतपुर के, उन्होंने अपनी पत्र देखी होगी और उन्होंने कहा कि महाराज ये गद्दी आपको सूट नहीं करेगी यहाँ। तो महाराज ने उनकी बात तुरंत मानी और यहाँ से छोड़ के चले गए थे और भूसा भरवा के आग लगवा गई थे, ये भी शायद आपको जानकारी होगी। तो वो आज भी उसके जो प्रतीक हैं, फतेहपुर सीकरी के मेन गेट पे जो मुख्य बुलंद दरवाजा है उसमें भी आज काला काला सा जो दिखाई देता है। तो गाइड लोग बताते हैं कि ये भरतपुर महाराज ने आग लगवा दी थी, भरतपुर वालों ने, तो उसकी ये कालापन उसका आज भी ठीक नहीं हो पाया। कुल मिला के ये है कि हम लोगों का तो एक भरतपुर का ब्राह्मण के साथ एक बड़ा अच्छा लगाव रहा है। और ब्रज में भी ले लीजिए आप, चाहरवाटी में ले लीजिए, हमारी सिंसनवारी में ले लीजिए, चौधराट में ले लीजिए, सब जगह सम्मान होता है और अच्छा होता है। जो कुछ भी हुआ था, बच्चू सिंह ने तो एक ब्राह्मण लड़की के साथ जो बदतमीजी हुई उसका ही तो परिणाम था कि बहुत बड़ा मेवात में कत्लेआम हुआ था, युद्ध हुआ था। हालांकि मैं इन सब चीज़ों को अब नहीं मानता अच्छा, लेकिन उस समय का बात थी कि भाई उनको लगा उस लड़की को बंधक बना रखा था, वो नहीं मिल पा रही थी, महाराज बच्चू सिंह ने किया है इस काम को। तो कुल मिला के ये है ना कि कोई ना कोई पैदा होता है जो काम करता है। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा सर आपसे कि सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में रहती हैं चीज़ें कि ब्राह्मणों का आरक्षण चढ़ रहा है शिक्षा पर, क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ था? देखिए आज ब्राह्मण को या वैश्य समाज को रिजर्वेशन नहीं है, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा लोग उनके IAS और IPS बनते हैं, PCS बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, उनकी बुद्धि काम करती है शिक्षा के लिए, इस वजह से। और हम लोग केवल लठ के बलबूते पे या बंदूक के बलबूते पे क्या IAS बन जाएंगे, PCS बन जाएंगे? वहाँ तो काबिलियत काम आती है। तो इस वजह से मेरा तो जो युवा पीढ़ी है वो किसी भी समाज की हो, उन्हें पढ़ाना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अच्छे कंपटीशन देने चाहिए, उनमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए, वही उनका संकल्प होना चाहिए। और वो अपने बुजुर्गों और अपने परिवार के लोगों का नाम भी रोशन उसी से कर सकते हैं। खामखा की लड़ाई, आपसी वैमनस्यता पैदा करके, एक दूसरे को मार करके कुछ हासिल नहीं हो सकता। केवल घर की बर्बादी और उनके खुद भविष्य की बर्बादी। कि भरतपुर वालों ने भी जो शुरुआत की, वो इनका पैतृक गांव है, वो थून है। थून पड़ता है नगर में। नगर एक कस्बा है जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, थून नगर। उसमें एक गांव है थून। पहले थून इन्होंने बसाया था वहाँ, और थून भी चला गया था इनसे, तो फिर उन्होंने आगे बढ़ करके ये भरतपुर वगैरह पे कब्जा किया। और भरतपुर तो मतलब इनमें एक बहुत बहादुर हुए सिंसना के नाम से। तो आज की तारीख में तो सिंसना वीर को देवता की मान्यता है। गाँव में मूर्ति लगी है सिंसनी में। तो बताया जाता है कि जब वो युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते करते उनकी गर्दन कट गई थी सामने वाले दुश्मन की तलवार से। तो इतना उस समय युद्ध का उनके अंदर जज्बा था, उनके रक्त में इतना तेजी थी, इतना वो था कि वो फिर भी तलवार चला रहे थे, धड़ तलवार चला रहा था उनका। और ये आज भी, और इस वजह से सिंसना देव की पूजा होती है वहाँ, बहुत बड़ा मेला लगता है। कभी सिंसनी जाएं आप तो देखिए उन मूर्ति लगी हुई। तो वो सिंसना वीर हुआ करते थे। मतलब सिर कट गया और उनका धड़ मतलब जी युद्ध में तलवार चला रहे हो। जहाँ तक खून की बात करता हूँ, देखिए कहीं ना कहीं पैतृकता से कुछ मिलता है। वर्तमान में बात करें तो महाराज विश्वेश्वर सिंह है, बहुत कुछ विद्रोह हुआ, लेकिन आज की तारीख में आपस में सब लोग मिले, इकट्ठा हुए, परिवार के लोग इकट्ठा हुए। अगर परिवार के लोग इकट्ठा हुए तो पूरी सरदारी को बहुत अच्छा लगा, सभी ने सम्मान किया। इसी तरह से राजा मान सिंह हुए, महाराज बृजेंद्र सिंह जी के छोटे भाई थे, बच्चू सिंह जी के भाई थे। तो मान सिंह जी ने भी एक इतिहास बनाया, आ गई कि भाई मेरे झंडे का अपमान हुआ है, झंडे के अपमान के लिए तो लोग बलिदान कर देते हैं। तो डिग के बुर्ज पर जो झंडा था वो किसी ने जला दिया। उनके दिमाग में ये था कि मतलब जो है कि ये कांग्रेस के लोगों ने जला दिया। तो वो शिवचरण माथुर की सभा लगी हुई थी उस दिन, और शिवचरण माथुर की सभा में उन्होंने जो है कि सभा को भी डिस्टर्ब कर दिया, और जो हेलीकॉप्टर जो था उसको भी अपने जोगे से टक्कर मार के तोड़ दिया था।
तब जो है क्या उनकी जो है क्या सरेआम मंडी बाजार में डीग में पुलिस ने एनकाउंटर करके मतलब जो है कि मार दिया था उन्हें, और उनके साथ 2 लोग और मारे गए थे उनके साथी। तो ये जज्बा होता है कि आपको मिला क्या, आपके वंश से क्या मिला। वंश से मिला बहादुरी, वंश से मिला सम्मान के लिए लड़ना। उन्हें झंडा कैसे वो कर दिया जाएगा। जैसे गोकुला ने कहा कि नहीं, वीर गोकुल सिंह ने कि झंडे का सम्मान रखूंगा, ब्रज का सम्मान रखूंगा। तो इसी तरह से उस झंडे के लिए राजा मान सिंह ने अपने आप को बलिदान कर दिया और एनकाउंटर दिखा दिया पुलिस ने। कैसा, वो राजा मान सिंह जी तो कट्टा चला रहे थे। जिस आदमी पे 11 लाइसेंसी हो वो आदमी कट्टा चलाएगा। उस दिन वो निहत्थे थे, क्योंकि मुझे खूब मालूम है, मैंने उनका मुकदमा भी लड़ा है और उसमें आजीवन कारावास मैंने ही कराया था सर, मथुरा से। तो मतलब उन पे उस दिन कोई वेपन नहीं था, उन्हें घेर के मारा गया था। तो ये एक जज्बा हुआ करता था लोगों में कि भाई हमें मिला क्या, वंश से क्या मिला, हमारे पूर्वजों से हमें क्या मिला। जो पूर्वजों से मिला वो कहीं ना कहीं असर तो करता है। इस ब्रज में क्योंकि महाराज सूरजमल का एक लंबा क्षेत्र था, शासन जो किया उन्होंने एक लंबे क्षेत्र में किया, फरुखाबाद तक, वहां तक, कन्नौज तक, ये पूरा क्षेत्र ब्रज में आता था और उसी से ये सब बना। यहाँ महिलाओं का सम्मान, हिंदुत्व की रक्षा, अपने ध्वज का सम्मान, अपनी जनता की रक्षा, ये सब संकल्प लेकर के काम करते थे यहाँ के राजा, यहाँ की अगुवाई करने वाले। वो अपने आप को राजा नहीं मानते थे, वो अपने आप को उनका वरदस्त मानते थे, उनका रखवाला मानते थे। सर, इस पॉडकास्ट को जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने अपने इतिहास की इतनी सारी बातें बताई और जो कि लोगों को दिल छू जाएंगी, तो उनके लिए आप क्या एक प्रेरणा देना चाहेंगे, जो कि राजा सूरजमल, वीर गोकुला जी, छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा बच्चू सिंह, इन सब से हम क्या सीखना चाहिए? देखिए, इन्होंने जो कुछ भी किया है काम अपनी जनता के लिए, अपने सम्मान के लिए, ब्रज के सम्मान के लिए, अपने ध्वज के लिए, तो उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और मेरा तो हर व्यक्ति, जहाँ तक मेरा ये मतलब आवाज़ पहुँच रही है, मेरा तो सभी से हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि सब कुछ भूल जाओ, देश को मत भूलो। अगर देश हमारा रहेगा, उसका सर ऊंचा रहेगा, भारत माता का सम्मान रहेगा, तो आपका भी उतना ही सम्मान होगा। इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। अराजकता करने वाले लोगों से हमें कड़ा मुकाबला करना चाहिए। कभी भी डर कर नहीं बैठना चाहिए कि सामने वाला ताकतवर या बदमाश है तो हमें मार देगा। व्यक्ति को मरना एक बार ही होता है। इस वजह से हर चीज़ से जो भी दुराचारी, बदमाश, व्यभिचारी हैं, उनका मुकाबला हमें करना चाहिए और समाज को एक स्वच्छ समाज बनाना चाहिए और देश के प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए। मेरा यही सभी से निवेदन है। धन्यवाद। सर, इस पॉडकास्ट से हम लास्ट में एक क्या कहते हैं, अच्छे विचारों के साथ इसको समाप्त करते हैं कि महाकाल की कुछ अद्भुत लीलाएं, अद्भुत चमत्कार हैं, जिसको हम सब ने महसूस किया है कि महाकाल क्या है। करता करे न कर सके, शिव करे सोए, 3 लोक 9 खंडों, महाकाल से बड़ा न कोई। हर हर महादेव शंभो।